हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल है? बढ़िया सा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे आ गए हैं और इस समय अगर प्रेजेंट टाइम पे आप सभी बच्चे वीडियोस देख रहे होंगे तो सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए ताकि ये क्लासेस उन बच्चों तक जा सके जो बच्चे अभी एसएसटी की क्लास मतलब एसएसटी का जो सब्जेक्ट है इसको लेकर थोड़ा सा चिंतित हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि एसएसटी में किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है और लिखने का क्या तरीका होता है। तो यहाँ पर मैं ये क्लासेस सभी बच्चों के लिए यानी कि अगर कहें कि इस प्लेटफॉर्म पर सभी क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे तरह से चल रही हैं। तो जितने बच्चे अगर 10वीं में हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 में देने वाले हैं और वो उनका एक अपना लक्ष्य है कि मैं कहीं ना कहीं एक टॉपर के लिस्ट में आऊं या फिर अच्छा स्कोर करके आऊं, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है और यहाँ से पढ़कर वो कहीं ना कहीं इस चीज को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप पहले शेयर कर दीजिए ताकि हम आज की क्लासेस स्टार्ट कर सकूं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आप थंबनेल पे भी देखे होंगे जो कि एसएसटी का ये लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज जो कि लेक्चर 3 में आप लोगों को लगभग कहें कि समाप्ति की उस कैटेगरी पर आ चुके हैं कि इस चैप्टर को मैं यहीं पर हो सकता है या तो इस वीडियो में आए, इसके बाद एक वीडियो और पड़ेगा और वहां पर ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। हमने आपसे पहले वीडियो में डिस्कशन किया था कि हम किस तरीके से अपनी क्लासेस को लेकर चलेंगे और हमारी प्रत्येक चैप्टर का कितना क्लास बनेगा ये मैंने पहले से ही बता रखा है। सबसे पहले आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग सबसे फर्स्ट कि आप लोग पहला और दूसरा वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आप लोग जब शुरू से देखेंगे तो हर एक कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा? चलिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और ये हर साल ना, अगर एक बात कहें कि ये हर साल आपके एग्जाम में पूछता है, बेहद इंपॉर्टेंट ये है। अगर हम कहें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इसको पूरा अच्छी तरीके से एकदम देखिए, मैं इसको लॉन्ग फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में सभी बताने वाला हूं तो आप एक एक करके सभी चीज को समझते हुए चलिएगा। जैसे फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 1789 से 1799 ईस्वी तक चली। तो फ्रांस की क्रांति कब स्टार्ट हुई? 1789। कब तक चली? तो 1799। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन में इसे पूछ सकता है। हालांकि हमने जब पहले पहले स्टार्टअप में पहला वीडियो जब बनाया था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि फ्रांस की क्रांति कब चली थी यानी कब शुरू हुई थी। तो ये पॉइंट आपको बता दिया। इससे फ्रांस में राजशाही और समानती व्यवस्था को समाप्त करके स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक नए गणराज्य की स्थापना की। ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग में अब देखिए, जो स्वतंत्रता हुआ, चाहे समानता हुआ, चाहे बंधुत्व होता है, तो इनके सिद्धांत को क्या किया गया? गणराज्य स्थापना किया यानी स्थापित किया गया था। ठीक है, क्रांति के कारण यानी कि अगर इसकी क्रांति की कारण की बात कर ले तो देखिए यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट दिया गया है। जैसे फ्रांसीसी क्रांति के कई कारण थे। जैसे पहला राजनीतिक कारण, इसमें क्या हुआ था कि इसमें फ्रांस में राजा लुई 16वां, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लुई 16वां, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न होता है कि अब देखिए फ्रांस में राजा जो लुई 16वां का निरंकुश शासन था, यानी कि लुई 16वां किसका शासन था? तो कहेंगे निरंकुश। ठीक है, तो निरंकुश आप जब कहेंगे तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में आपको मिलेगा निरंकुश शासक और भी अन्य राजाओं का चीजें रहेगा जो कि वहां पर आप लोग एक एक करके देखते हुए जाएंगे, लेकिन टिक कौन लगाएंगे? निरंकुश शासक पर। ठीक है, अब जनता को कई अधिकार नहीं थे और राजा अपनी मनमानी करता था। इसमें हुआ करता था क्या कि राजा अपनी मनमानी करते थे, कोई भी किसी भी व्यक्ति का कोई अपना अधिकार नहीं था, राजा जो चाहते थे वही होता था। उसमें किसी भी कोई भी इसमें जैसे रोड़ी या फिर ऐसा कहें कि जब इसका कोई विरोध करता था तो राजा अपना, जिससे नहीं होता है कि मनमानी जब करते हैं तो कुछ ना कुछ वैसा ही सजा उठाकर दे देते थे। तो यहाँ पर ये मनमानी चल रही थी। दूसरा पॉइंट क्या था कि सामाजिक कारण।
फ्रांसीसी समाज की 3 वर्गों में बांटा हुआ था, जैसे एक पादरी वर्ग जो प्रथम स्टेट था, दूसरा अगर कहें कुलीन वर्ग जो द्वितीय स्टेट था, तीसरा है आम जनता जो तृतीय स्टेट था। तो अब आ जाइए यहाँ पर हम एक एक करके इन चीजों को देखेंगे। प्रथम और द्वितीय स्टेट को विशेष अधिकार प्राप्त थे, यानी कि पहला, यानी कि ये जो पहला और ये दूसरा है इन्हें सॉरी पहला और दूसरा इन्हें एक अलग ही एक अधिकार प्राप्त था और उन्हें कई कर नहीं देना पड़ता था, यानी कि उन्हें कोई भी अगर किसी कोई पैसा वगैरह देता था तो उस पर जो कर होता था वो कोई मतलब इन लोगों को नहीं देना होता था। ठीक है, जबकि तृतीय स्टेट के सभी करों को भुगतान करना पड़ता था, यानी कि जो तृतीय स्टेट के थे उन्हें कर देना पड़ता था। कोई भी अगर मान लीजिए जैसे फसल उगाते थे उसका भी कर देना होता था, अन्य कोई भी काम करते थे तो उसका भी कर देना पड़ता था। लेकिन प्रथम द्वितीय को ऐसा कुछ भी देने को नहीं कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है आर्थिक कारण। कुछ आर्थिक कारण है भाई, जैसे फ्रांस की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी, यानी कि जो फ्रांस की आर्थिक जो व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी और बार बार युद्धों के कारण देश पर भारी कर्ज था। यानी कि अगर कहें युद्ध होता है, अब युद्ध होता है जिस समय, तो उसमें बहुत सारी चीजें को नुकसान हो जाता है। जब नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं ये एक दबाव हो जाता है, चाहे कहें कि कहीं ना कहीं किसी अन्य से मांग कर या कहीं से लेकर जब उसका अपने खुद यूज करें तो आप कहीं ना कहीं एक कर्जे में डूबते हुए चले जाएंगे। तो वही सेम प्रोसेस की आर्थिक व्यवस्था तो खराब थी ही, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक और पॉइंट होता था तो युद्ध, यानी कि सब लड़ाई करते करते और भी भारी कर्ज में ये चले गए। राजा और रानी का शाही खर्च बहुत ज्यादा था जिससे राजकोष खाली हो गया था। भाई आप लोग जान सकते हैं, अगर किसी राजा की बात कर लें तो वहां पर जो खर्च होता है बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से ये मतलब कि जो राजकोष का जो धन था, देखिए राजकोष का धन क्या होता है कि वो जनता के लिए होता है, वो प्रजा के लिए होता है कि अगर मान लीजिए प्रजा में किसी भी प्रकार की कोई हानि होता है तो उस दौरान हमको वहां पर इसका इस्तेमाल करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, युद्ध के कारण यहाँ पर जो राजाओं थे, राजा रानी थे, ये इनका खुद ही इतना ज्यादा खर्चा है कि इसकी वजह से ये अपने उस राजकोष से धन लेकर अपना काम करते थे। एक आ गया बौद्धिक कारण, ये अगला पॉइंट है। बौद्धिक कारण क्या है, रूसो हो गया, मास्टे सर्क्यू हो गया और वाल्टेयर जैसी दार्शनिकों के विचारों में लोगों के जागरूकता पैदा की। ठीक है, उन्होंने निरंकुश शासक का विरोध किया और स्वतंत्रता तथा समानता के सिद्धांतों का प्रचार किया। यानी कि अब देखिए यहाँ पर जब ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी कि शासन किसी और का चल रहा था, तो अब ये पॉइंट को देखते हुए वहां की जनता जो थी थोड़ा भड़की और निरंकुश जो शासक था अब इस पर विरोध किया। तो निरंकुश शासक का विरोध करके वो वहां पर क्या लाना चाह रहे थे, स्वतंत्रता या समानता कह सकते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से वो स्वतंत्र रहे हर काम में, हर एक चीज में। ठीक है, यानी कि तो ये स्वतंत्रता का मांग उन्होंने किया था। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्रांति का घटनाक्रम देख लिया जाए। तो देखिए ये सबसे अहम भूमिका निभाता है आपका किन किन बातों पर, जैसे आपसे देखिए अभी हमने आपसे बोला ना कि इसमें लघु, अति और दीर्घ सभी का लिखेंगे। तो दीर्घ तो आप एक तरफ से देख पा रहे हैं। अगर हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न की बात कर लें तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए ये आपका पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ताकि आप दीर्घ में यानी कि उसमें जो 5 से 6 नंबर 7 नंबर का प्रश्न बनता है वो वहां से कर। यहाँ पर है क्रांति का घटनाक्रम, यहाँ पर एक एक करके इन क्रमों को देखेंगे क्योंकि एमसीक्यू जो क्वेश्चन है यहाँ से बनाता है। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि इसमें जो कि लॉन्ग और दीर्घ जो प्रश्न बनता है, जैसे ये दीर्घ में पूरा आ रहा है, और बाकी जैसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें, जैसे ये भी दे सकता है कि फ्रांस की क्रांति के जो प्रमुख कारण है उनको लिखने के लिए, तो मान लीजिए एक चीज और है शॉर्ट फॉर्म में देगा तो ये प्रोसेस ना लिखकर आप सीधे यहाँ से उनके कारण को लिख लेंगे, जो जो हेडिंग है सामाजिक आर्थिक वाला, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और बौद्ध वाला, तो ये वाला लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें ये भी आया फ्रांस की क्रांति की घटनाक्रम को लिखिए। तो घटनाक्रम या आपको ये जो पॉइंट यहाँ 4 को दिख रहा है ना, तो इनके अलावा अन्य किसी को नहीं देखना है। ठीक है, अन्य किसी को नहीं देखना है।
तो अगर यहाँ पर ये घटनाक्रम आएगा तो क्या लिखेंगे, थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिए कि 1789 में बास्तिल का पतन यहाँ पर दिया है। ये पॉइंट यहाँ देख लीजिएगा, ये एक तरफ से हेडिंग बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर 14 जुलाई सन 1789 को पेरिस में गुस्साई भीड़ के बास्तिल के किले पर हमला कर दिया। यह घटना क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बन गई। यानी कि अब देखिए यहाँ पर 1789 ईस्वी में अगर हम कहें जो बास्तिल के किला था उस पर आक्रमण बोल दिया गया था, हमला बोल दिया गया था, और इस हमले के दौरान जो है कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। और उसमें बहुत सारे, जान ही रहे हैं, एक तरफ से हमला होता है तो कहीं ना कहीं मृत्यु भी तय ही होती है, और अधिकतर इसमें घायल हुए थे। ठीक है, तो इसमें एक क्रांति का शुरुआत हुई और ये एक क्रांति का शुरुआत की प्रतीक बन गई। यानी कि यहाँ से एक तरफ से सभी के अंदर जितने भी जनता थी उस समय के, तो सभी के अंदर एक क्रांति का एक जो है ना कि शुरुआत हो गई, प्रतीक उनके मन में जाग गया कि नहीं, मुझे अब तो क्रांति करना ही करना होगा। यदि अपने एक तरफ से कहूं कि खुद स्वतंत्र होना है, आजाद होना है, तो लड़ाई को लड़ना ही पड़ेगा और सभी को एकजुट होना है। तो यहाँ से जो है क्या हुआ, ये क्रांति जगी और सभी के सभी एक होना शुरू हो गए। दूसरा पॉइंट, मानव और नागरिक अधिकारों का घोषणा। ठीक है, घोषणा पत्र। क्रांति के दौरान मानव और नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की गारंटी दी गई। यानी कि देखिए अब यहाँ पर नागरिकों को अधिकारों का घोषणा पत्र मिला, जिसमें ये लिखा था कि नागरिकों के स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ है राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की स्थापना। चलिए अब राजतंत्र का अंत कब हुआ और गणतंत्र की स्थापना। तो 1792 में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और फ्रांस की एक गणतंत्र घोषित किया गया। राजा लुई 16वां और रानी मारी एंटोइनेट को फांसी दे दी गई। भाई जैसे कहें कि यहाँ पर जो विरोध करेगा इस चीज पर, जो इसका उल्लंघन करेगा तो उसको सजा मिलना तय है। तो वही चीजें यहाँ पर हुई कि लुई 16वां और रानी मारी एंटोइनेट को फांसी दे दी। क्यों दे दी गई? क्योंकि ये जो थी ये निरंकुश शासक में बहुत भारी इन लोगों का योगदान रहा। ठीक है, योगदान रहा का मतलब कहेंगे कि यही है दो लोग जो कि निरंकुश शासक का बनाया था, और इसमें न जाने कितने प्रकार के कितने घटनाएं या फिर ऐसा कहें बहुत से अधर्म कर दिए जो कि धर्म युक्त नहीं था। इसकी वजह से इन लोगों को जैसे इसका मतलब कि अंत किया गया, राजतंत्र का अंत किया गया और गणतंत्र का स्थापना किया गया, तो उस दौरान जब गणतंत्र की स्थापना हुई तभी इन लोगों को फांसी देकर खत्म कर दिया गया। ठीक है, आगे देख पा रहे हैं, चौथा दिया है नेपोलियन का उदय। क्रांति के बाद अस्थिरता का दौर आया, जिससे समाप्त करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट में सत्ता संभाली। उसने कई सुधार किए, लेकिन अंततः वह भी एक निरंकुश शासक का बन गया। तो यहाँ पर जैसे ये आया कि नेपोलियन का उदय, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट जब यहाँ पर सत्ता संभाली, नेपोलियन बोनापार्ट जब सत्ता संभाली तब इसमें एक सुधार देखने को मिला, तब यहाँ पर सुधार आया। ठीक है, ये तो आप लिख लेंगे। अगला है क्रांति के परिणाम। तो अब क्रांति के क्या परिणाम मिला, तो ये आप देख सकते हैं। फ्रांस में निरंकुश राजशाही का अंत हुआ और लोकतंत्र की नींव पड़ी। अब देखिए निरंकुश जो राजशाही था, निरंकुश शासन जो पहले से था, उनका तो पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। अब वहां लोकतंत्र की नींव पड़ी। लोकतंत्र का एक होता है नींव कहते हैं, एक लोकतंत्र का जो है शुरुआत हुआ। अगला है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार पर पूरे यूरोप में फैल गया। जो अभी स्वतंत्रता और समानता या बंधुत्व की बात कर लें तो इसकी जो विचार थी, जो इसमें विचारधाराएं थी, वो पूरे यूरोप में फैल गई। तीसरा पॉइंट, इस क्रांति में दुनिया भर में अन्य क्रांतियों और राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रेरित किया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भाई ये जो क्रांति था, इससे जो जितने भी
अगर जितने भी राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रेरित किया गया, ठीक है, अन्य क्रांतिकारियों को प्रेरित किया गया था। और इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने केवल फ्रांस को बदला, केवल फ्रांस को बदला न, बल्कि पूरे विश्व को राजनीतिक और सामाजिक विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। यानी कि इसमें फ्रांसीसी को ही नहीं बदलना था, बल्कि ये पूरे, एक तरफ से कहें पूरे विश्व को, पूरे देश को अगर बात कर लेते हैं तो पूरे देश को एक सामाजिक विचार का गहरा अध्ययन मिला, यानी गहरा प्रभाव पड़ा हम लोगों को। आप देख पा रहे हैं जो यहाँ इमेज दिया रहा है, यही है, यहाँ से स्टार्टअप हो रहा है और ऐसे करके ये स्वतंत्रता का ये जो मूर्ति दिख रही है, इस मूर्ति तक जो है यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे को देख लेते हैं। अगला हमारा जो कि प्रश्न अगला है, ये 2 नंबर नहीं, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग की गिनती नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं सब एक महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम हर एक क्वेश्चन को करवाने बैठ जाएं तो भाई आपका सिलेबस इस बार तो खत्म होने ही नहीं पाएगा, क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है और वही चीज आपको पढ़ना है जो आपके बोर्ड में आने की संभावना होती है। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर 3 उदाहरण क्या है जो यूरोप के, ठीक है, जो यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में अहम भूमिका निभाती है, इसकी पॉइंट देख लीजिए। देखिए ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों फॉर्म में होने वाली है, तो आप जैसे भी देखना चाहे उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पर दिया है, राष्ट्रवाद के विकास में नवीन परिस्थितियों जैसे युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार, शिक्षा आदि का जितना योगदान रहा। यानी कि अगर सबसे मेन पॉइंट और क्षत्रिय लोग, जो देखिए यहाँ पर क्षत्रिय लोग का क्या होता है, यानी युद्ध, विस्तार, शिक्षा आदि का जितना योगदान रहा उतना ही योगदान संस्कृति का भी है। भाई जिस प्रकार से एक क्षत्रिय होता है उसे युद्ध लड़ना और जो है शिक्षा ग्रहण करना, तो ऐसा कुछ पहले के जमाने में हुआ करता था। तो ये सभी जितना उनके लिए योगदान है उतना ही योगदान संस्कृति का भी है, यानी संस्कार भाई चाहिए। इसके कई उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं। इसमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे फ्रेडरिक सरायु का यूटोपिया, ये ध्यान रहे ये बहुत ही अहम है, यानी कि पहला नंबर का अगर बात कर लिया जाए तो यही है। क्या है? फ्रेडरिक सरायु का यूटोपिया। जैसे 1848 ईस्वी के फ्रेडरिक सरायु ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, यानी उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई और जिसके द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक तथा सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न को साकार रूप देने का प्रयास किया। भाई अब देखिए सामाजिक गणराज्य जैसे प्रजातांत्रिक और जो कि यहाँ पर सामाजिक गणराज्य था उसकी स्थापना की, ठीक है। अब यहाँ पर साकार रूप से देने का प्रयास किया। उसने कल्पना पर आधारित समाज जैसे यूटोपिया को दर्शाया। इन चित्रों में सभी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाया गया। यानी कि अब इसमें क्या है, स्वतंत्रता की प्रतिमा वंदना करते हुए उन्हें दिखाया गया, जिनके एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र था। देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ कि उन्होंने एक हाथ में तो मसाले लिए हुए थे, दूसरे हाथ में जो कि मानव के अधिकार, जो मानव के अधिकार थे, उन अधिकारों की घोषणा पत्र को भी साथ में लेते हुए आगे बढ़े। अब अगला है कार्ल कैस्पर फ्रीड्रिश का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रीड्रिश ने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए एक चित्र बनाया जिसमें फ्रेंच सेनाओं को जेब्रेकेन, ठीक है, जेब्रेकेन और यहाँ जेवेक्रेन राज्य का कब्जा करते हुए दिखाया गया।
इसमें फ्रांसीसी सैनिकों को नीली, सफेद, लाल पोशाकों में दिखाया गया। यानी कि इसमें जो भी फ्रांसीसी के सैनिक थे उनको नीला, सफेद और लाल पोशाकों में दिखाया गया, जो वहां के नागरिकों का शोषण कर रहे थे। वहां के जो नागरिक के शोषण कर रहे थे उन्हें ये चीजें दिखाई गई थी। जैसे किसी किसान की गाड़ी छीन रहे हैं, कुछ महिलाओं को तंग कर रहे थे। यहाँ पर देखिए ऐसे कुछ चीजें आई, जैसे वहां के जो कुछ लोग थे उन्हें परेशान कर रहे थे, कुछ महिलाओं को तंग कर रहे थे, ठीक है। और तथा किसी घुटने के बल बैठने पर मजबूर कर रहे थे, किसी को जो है ना घुटने का बल। देखिए ये पहले के शासन यही था कि किसानों को किसान जब गाड़ी लेके जा रहे थे, अपना सामान लेके जा रहे थे, तो उस समय उनकी गाड़ियां छीना जा रहा था, महिलाओं को तंग किया जा रहा था, साथ में उन्हें मजबूरन उन्हें घुटने के बल पर बैठाया जाता था। अंततः शोषितों को स्वतंत्रता का वृक्ष लगाते हुए दर्शाया गया। उस पर जर्मन भाषा में लिखा था, हमसे आजादी और समानता ले लो। ठीक है, हमसे आजादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। ये क्या था? मानवता का आदर्श रूप, जो कि यहाँ पर कार्ल कैप्सर ने जो कि यहाँ पर दिया है। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट यहाँ देख पा रहे हैं, यूजीन देला क्रोआ दी मैसलकर एट कियोवास। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कि सन 1824 की बात है, अब ये सन 1824 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? फ्रांस में रूमानीवाद चित्रकार देला क्रोआ ने एक चित्र बनाया जिसमें उस घटना को चित्रित किया जब तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। ठीक है भाई, सभी लोग आए कुछ ना कुछ अपना करते गए, तो इन्होंने थोड़ा सा अलग ही एक चित्रित किया, एक चित्र बनाया जिसमें 20,000 यूनानियों को मार डाला, ऐसा एक इमेज बनाया। इसमें महिलाओं व बच्चों को, ठीक है, महिलाएं व बच्चों को कोड़ी को केंद्र, ठीक है, ये कोड़ी है, महिलाओं और बच्चों को केंद्र के बिंदु बनाया गया तथा चटकीले रंगों का उपयोग किया गया ताकि देखने वालों क्या भावनाएं जो हो वो जागृत हो। यानी कि ऐसा उन्हें एक अट्रैक्टिव बनाया गया कि ताकि जो भी व्यक्ति इसको देखे वो उस पर मतलब उनकी जो भावनाएं है ना वो जागृत हो जाए, वो उत्पन्न हो जाए। ठीक है, और उनके मन में यूनानियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो। और ये करना उनके मन में एक ही चीज था कि उनके मन में एक सहानुभूति उत्पन्न हो, जिससे वह इस चीज से लड़ सके ताकि वो अपने हक को पा सके। ठीक है, अगला देख पा रहे हैं प्रश्न, किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुआ। चलिए, ये दो हमें ऐसे देशों के ऊपर ध्यान देना है, दो देशों को ऐसे केंद्रित करना है और उनको बताना है कि यहाँ पर किस प्रकार से वह 19वीं सदी के राष्ट्र में के प्रकार को विकसित किए। जैसे 19वीं शताब्दी में लगभग पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जिस कारण राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ और इनमें बेल्जियम व पोलैंड भी शामिल थे। और 15 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद वियना संधि द्वारा बेल्जियम और पोलैंड को मनमानी तरीके से अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर देखिए ये, यानी कि पोलैंड को हर तरीके से अन्य देशों से जोड़ दिया गया, यानी कि इसमें इन दोनों देश को जोड़ा गया जो हमारे पास एक कौन से हैं, एक बेल्जियम है और एक पोलैंड है। हम अभी बेल्जियम और पोलैंड को एक एक करके देख लेते हैं। जैसे बेल्जियम, वियना संधि द्वारा बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया, परंतु दोनों देशों में ईसाई धर्म के कट्टर विरोध रहते थे। जहां बेल्जियम में कैथोलिक थे, वहीं हॉलैंड में प्रोटेस्ट हाईलैंड के शासक भी सभी स्कूलों में प्रोटेस्ट धर्म को शिक्षा देने का
आदेश प्रस्तुत किया। भाई यहाँ पर इनमें एक चीज देखिए, सबसे मेन पॉइंट कहा गया कि जो धर्म कट्टर विरोधी थे, धर्म के जो कट्टर विरोधियां थे वो बेल्जियम के कैथोलिक थे, ठीक है, वही कैथोलिक थे। वही हालैंड में प्रोटेस्ट के अनुसार उन्हें एक कहना शासक के सभी स्कूलों में प्रोटेस्ट किया गया कि वहां पर उन्हें शिक्षा देने का आदेश दिए, यानी शिक्षा दीजिए, वो उन्हें ज्ञान दीजिए, ज्ञान देने का आदेश दिया गया। इसका बेल्जियम वासियों के विरोध किया। इसमें इंग्लैंड ने भी उनका समर्थन किया, जिस कारण हॉलैंड द्वारा बेल्जियम को 1830 में स्वतंत्र करना पड़ा। बाद में यहाँ पर इंग्लैंड जैसी संवैधानिक व्यवस्था का स्थापना हुआ, यानी स्थापित किया गया, ठीक है। बेल्जियम यानी कि देखिए इसमें सबसे मेन है कि कहीं ना कहीं शिक्षा का सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर आप कहीं शिक्षित रहेंगे तो हर काम को करने में पूर्ण रूप से सक्षम रहेंगे। तो शिक्षा को यानी कि हर एक स्कूलों में ये प्रोसेस धर्म अपनाया गया, एक चीज बताई गई कि हर एक विद्यालय में सही ढंग से उन्हें शिक्षा दी जाए, ठीक है। चलिए आगे को बढ़ते हैं। पोलैंड में क्या हुआ? वियना संधि द्वारा पोलैंड को 2 भागों में विभाजित किया गया और इसका बड़ा भाग रूस को इनाम के तौर पर दे दिया गया, ठीक है। लेकिन जब वहां के लोगों में राष्ट्र की भावना का विकास हुआ तो 1848 में पोलैंड ने वर्षा में क्रांति आरंभ हुई और इसे रूसी सेनाओं ने कठोरता से दबा दिया। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए पोलैंड में क्या हुआ था। जब ये पहले 2 भागों में विभाजित हुआ, अब विभाजित होने के बाद जो बड़ा भाग था वो रूस को इनाम के तौर पर दे दिया गया। लेकिन जब वहां के राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, और कब? सन 1848 में, यानी उससे पहले हुआ था। तो सन 1848 में पोलैंड ने वर्षा में क्रांति आरंभ कर दी। अब वहां पर क्रांति आरंभ कर दी। इससे रूसी सेनाओं के कठोरता यानी जो रूसी सेनाओं को उन्हें दबा दिया गया। दबाने के बाद परंतु राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी और विद्रोह को जारी रखा तथा सफलता प्राप्त की। लेकिन वहां के जो राष्ट्रवादी थे वो हार नहीं माने, वो डट कर उसकी मुकाबला किए। अब मुकाबला करने के बाद अंततः उन्हें फिर से क्या हो गया? सफलता की प्राप्ति हो गई, यानी फिर से वह सफल हुए। ये पॉइंट है, ठीक है जी। चलिए सबसे बहुत अहम भूमिका निभाने वाला आपका ये बेहद इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न आ गया भाई, ये बेहद इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न आ गया, जो कि आपके पास यहाँ पर बहुत अच्छे से जर्मनी के एकीकरण पर, जो कि ऑटोवान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है और जर्मनी के एकीकरण में उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए, जो कि आता है। इसमें क्या पूछता है? सबसे पहले यही है ऑटोवान बिस्मार्क, ठीक है। ये ऑटोवान बिस्मार्क का इमेज है, देख पा रहे हैं। और यहाँ पर एक तरीका तो ये है जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा का आपसे क्या पूछेगा? जर्मनी की एकीकरण को संक्षिप्त में लिखिए या संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ दिया जर्मनी के एकीकरण के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। इस टाइप दोनों टाइप से पूछ सकता है। जैसे अब इसमें लिखना का है, ऑटो वान बिस्मार्क रक्त और लौह के नीति का दृढ़ता से पालन करने वाला एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति था और यह प्रजा के, ठीक है, यह प्रजा के राजा विल्हेल्म प्रथम का प्रधानमंत्री था और विभिन्न राज्यों को मिलाकर उसने एक जर्मनी का एकीकृत किया, यानी कि एकीकरण किया, एक तरफ से कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक तरफ से विल्हेल्म प्रथम का प्रधानमंत्री था और ये विभिन्न राज्यों को एक करके, यानी कई राज्यों को एक करके, और किसको बनाया? जर्मनी को एकीकृत किया था, जर्मनी को बनाया था। जैसे अब इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, थोड़ा सा एक बार देख पा रहे हैं यहाँ पर हेडिंग में। जर्मनी के राष्ट्रवाद भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में व्याप्त थी और इन्हीं भावनाओं के योग का
लाभ बिस्मार्क ने उठा लिया। ठीक है, जब राष्ट्रवाद भावनाएं जो थी, ये भावनाएं मध्यवर्गीय के जो लोग थे इस भावना में अभी लीन थी, यानी कि इसमें एकदम व्यस्त थी। ऐसा कहीं यहाँ पर व्यस्त है, ये थोड़ा सा व्यक्त लिख दिया है। ठीक है, व्यस्त थी, जिसकी वजह से अब इन्हीं भावनाओं का मतलब कि लाभ उठाने के लिए, भावना के योग का लाभ उठाने के लिए बिस्मार्क ने उठाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें देख पा रहे हैं, 18वीं शताब्दी में जर्मनी एक अनेक राज्यों में बटा था और उन राज्यों में प्रमुख राज्य प्रशिया, बावेरिया और सैक्सनी, जिस कारण से विभिन्न सीमा शुल्कों से परेशान व्यापारियों ने कैसर विल्हेल्म प्रथम के सम्मुख इस समस्या के समाधान की प्रार्थना की, ताकि आर्थिक विकास की गति में आवश्यक वृद्धि हो सके और राष्ट्रीय चेतना के जागरण के कारण जर्मनी के विभिन्न राज्यों के लोगों के ने जर्मन के एकीकरण की मांग की। भाई ये सभी चीजें, यानी कि जो 18वीं शताब्दी में जर्मन के जो अनेक राजाएं बट गए हुए थे, बटा हुआ था, तो उसमें कुछ लोगों ने इसका जो है एक तरफ से शुल्कों का, व्यापारियों का जो इनका समस्या था, उस समस्या का समाधान पाने के लिए उनसे प्रार्थना की, ताकि उनका जो मतलब कि गति की आवश्यकता में जो भी वृद्धियां थी, जो भी चीजें थी, वो पूर्ण हो सके। परंतु राष्ट्रीय चेतना के जागरण के कारण, ठीक है, कारण जर्मनी के विभिन्न राज्यों के लोगों के जर्मनी के एकीकरण की मांग रखी गई। मांग रखने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1815 ईस्वी में जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, 1815 ईस्वी में जर्मनी के राज्य, ये सन बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि सन ही आपके एग्जाम में अधिकतर आपको घुमाता भी है और एक तरफ से आप इसी को भूल भी जाते हैं। तो 1815 ईस्वी में जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलाकर एक जर्मन महासंघ की स्थापना की। तो जर्मन महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। और किसको किसको मिलाया गया था? ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलाया गया था। ये ध्यान रहे, ये सबसे अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, और इसको क्या बनाया था? महासंघ बनाया गया था और महासंघ की स्थापना की और फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाकर उसे संविधान बनाने का कार्य दे दिया गया। ठीक है, यानी फ्रैंकफर्ट में जो उन्हें पार्लियामेंट, जो राष्ट्रीय थे, उनको पार्लियामेंट में बुलाकर संविधान बनाने का आदेश दे दिया गया, यानी कार्य सौंप दिया गया। लेकिन ऑस्ट्रिया ने धमकाया तथा विरोध किया, जिससे सफलता न मिल सकी। भाई ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रिया को तो एक किया जा रहा था, बट ये नहीं हुआ और धमकाया और उसे विरोध किया, इस बात का विरोध किया, और जिसकी वजह से यह बात बनने से ना रह गई। ठीक है, बन नहीं पाई। अगला है, इस असफलता के बाद जर्मनी के एकीकरण का कार्य लोकतांत्रिक रूप में से न करके बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति एवं कूटनीति के सहारा लिया। देखिए, जब यहाँ पर ऑस्ट्रिया ने इसका विरोध किया, तो विरोध के दौरान अब जो एक तरफ से मतलब विरोध करने वाला जर्मनी के एकीकरण के लिए लोकतांत्रिक रूप से बिस्मार्क ने, जो ऑटो वन बिस्मार्क थे, उन्होंने सैन्य शक्ति का, सैनिक सेनाओं का यूज किया और अपनी कूटनीति के माध्यम, अपनी बुद्धिमानी के, अपने षड्यंत्र के माध्यम से जो है इसका मतलब कि उसका सहारा लिया, अपने नई तरीके का इस्तेमाल किया। जैसे ऑटोमान बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति के साथ साथ कूटनीति के सहारे डेनमार्क से युद्ध हुआ और जिनसे प्रसा की जीत हुई और फिर यहाँ पर स्लेस्विग का क्षेत्र प्राप्त हुआ। ध्यान रहे कि एक तरफ से यहाँ पर अपने अपने युद्ध के माध्यम से, अपनी कूटनीति के माध्यम से ये युद्ध किया और युद्ध के दौरान डेनमार्क को हराकर वह पुनः जो है क्या कर दिया, यहाँ से अपना कार्य कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पर क्या दिया गया है कि 1866 में
प्रसा जर्मन का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ। यानी देखिए, जो हमने इधर पॉइंट आपको बताया कि इन्होंने डेनमार्क से युद्ध किया। डेनमार्क से युद्ध करने के बाद तो ये अपनी जो भी तकनीकी अपनाए, जो भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए, उसके अनुसार 1866 ईस्वी में जर्मनी का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ और जिनमें प्रसा पुनः विजयी हुआ। यानी कि यहाँ से प्रसा का पुनः विजय हो चुका है। यानी कि अभी तो इसके पहले एक बार विजय प्राप्त कर ही लिया था, लेकिन अब दूसरी की बार भी इसे युद्ध में क्या हुआ, विजय प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इस विजय के साथ प्रसा के साथ आ मिले और जर्मनी से ऑस्ट्रिया का एक प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त हो गया और जिनसे जर्मनी के एकीकरण का कार्य भी आसान हो गया। जैसे कि अगर हम बात कर लिया जाए कि जैसे अभी इसी के पहले हमने आपको बताया था, इसके पहले क्या बताया था कि ऑस्ट्रिया और जर्मन एक करने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन ऑस्ट्रिया इसका विरोध किया। जब इसका विरोध किया तो विरोध के दौरान अब आगे धीरे धीरे जो ऑटो बिस्मार्क थे, ऑटो बिस्मार्क ने उन्हें पुनः जो कि युद्ध के लिए ललकार दिया। भाई अब वो अपनी कुछ युद्ध के लिए कुछ एक तरफ से अपनी कूटनीति के माध्यम से, दिमाग के कहते हैं ना, अपने एक तरफ से बुद्धि के माध्यम से, षड्यंत्र के माध्यम से जो है युद्ध में युद्ध लिया किया और युद्ध के दौरान कहीं ना कहीं फिर से विजय प्राप्त हुआ। तो वो आगे के यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण के कार्य में भी आसान हो गया। अब एकीकरण का काम जो है और आसान हो गया। फिर 1870 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी का एक भयंकर युद्ध हुआ। फिर देखिए, अब यहाँ पर अब मेन आया, फ्रांस और जर्मनी का बहुत भयानक युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। एमसीक्यू बनाएगा, फ्रांस और जर्मनी का एक मतलब ऐसे, फ्रांस और जर्मनी का युद्ध कब हुआ था? तो भाई 1870 ईस्वी में, जिससे लॉरेंस एवं अल्सेस के महत्व के क्षेत्र का या प्रदेश छीन लिए गए। इन विजयों में से प्रभावित होकर शेष बचे हुए जर्मन प्रदेश भी महासंघ में शामिल हो गए। भाई कुछ को तो छीन लिया गया। जैसे यहाँ पर अगर बात कर लें कि जो लॉरेंस एवं अल्सेस थे, अल्सेस, इनको जब इनके जो कि महत्वपूर्ण क्षेत्र, इनके अंदर जो महत्वपूर्ण क्षेत्र आते थे उनको तो छीन लिया गया। बाकी जो बचे हुए थे वो भी इस महासंघ में शामिल हो गए। भाई धीरे धीरे ये जब सभी एक होंगे तो महासंघ बना कि नहीं बना, बहुत ज्यादा लोग हो गए। तो अब वहां से जो कि उन्हें भी एक जो बचे कुछ दो चार को इधर उधर थे वो लोग भी क्या किए, अपने आप उसमें शामिल हो गए। और प्रसा के शासक कैसर विलियम फर्स्ट को 1871 ईस्वी में पूरे संयुक्त जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया और इस प्रकार ऑटो बिस्मार्क के प्रलयों से 1871 ईस्वी का जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। एमसीक्यू क्वेश्चन एक बनाएगा कि जर्मनी का एकीकरण कब संपन्न हुआ था? तो 1871 ईस्वी में संपन्न हुआ था। ये पॉइंट बिल्कुल आप याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, इटली के एकीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। अभी आपको इसके पहले हम बताए भी थे कि इसके पहले तो आप जर्मनी का एकीकरण देखे हैं, अब इटली का एकीकरण कैसे होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आ चुका है। जैसे 19वीं सदी के मध्य में इटली कई छोटे छोटे राज्यों के में बटा हुआ था और इनमें से कुछ राज्य ऑस्ट्रिया के अधीन थे और कुछ पोप का शासन था और दक्षिणी हिस्से स्पेन के शासक के नियंत्रण में थे और इटली के लोग राष्ट्र की भावना जगाने के से उसमें एकजुट करने के लिए कई नेताओं से प्रयास किए। भाई इटली के एकीकरण करने हेतु के लिए जितने भी वहां के नागरिक थे, एक तरह से ऑस्ट्रिया के जो अधीन थे, वो सभी के सभी अलग अलग जो नेता थे उन नेताओं का सहारा लिया ताकि वो अपना काम को कर सके, अर्थात इटली के एकीकरण को बनाया प्रयास मतलब कि कर सके, फाइनल कर सके। इटली के एकीकरण के तीन प्रमुख नेताओं की भूमिका कौन कौन थे? एक थे ज्यूसेपे मेज़्ज़िनी, ये थोड़ा सा गलती हुआ है, ज्यूसेपे मेज़्ज़िनी में आधा सब तीनी, ठीक है, मेज़्ज़िनी, इसको आप बना लीजिएगा। क्या है? ज्यूसेपे मेज़्ज़िनी।
तो अगर हम बात करें, देखिए ये जो प्रश्न इटली वाला आया है, ये जो आपको दिख रहा है, ये प्रश्न मैंने पहले भी करवा रखा है, ठीक है, यानी कि शुरुआती जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है उसमें इसको हमने करवा रखा है। तो आप अगर उसे देखे होंगे, यानी कि उसमें जब शुरू में हम इन सबकी बात किए हैं, हेडिंग वाइज एक एक करके मैंने सभी को बताया है। तो अगर आप लोग एक बार उसे देख लेंगे तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। जैसे इन्हें इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है और इन्होंने यंग इटली नामक एक संयुक्त संगठन बनाया जिसका उद्देश्य इटली के राष्ट्रीयवाद का प्रसार करना। हालांकि उनके प्रारंभिक प्रयास असफल रहे, लेकिन उन्होंने एकता की नींव रखी। ठीक है, यानी कि पहले तो वो असफल रहे लेकिन उन्होंने उसे छोड़ा नहीं, उन्हें जो है एकता का नींव रखी, यानी कि उसने एकता बनाने का प्रयास रखा और अंततः उन्हें विजय को प्राप्त हुई। ठीक है, यानी कि विजय मिली गई। एक है काउंट काबूर, वह पीडमोंट सार्डिनिया राज्य के प्रधानमंत्री थे और काबूर ने कूटनीति और सैन्य रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने फ्रांस के साथ गठबंधन करके 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया का हराकर उत्तरी इटली के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। ध्यान रहे कि काउंट काबूर जो थे वो फ्रांस के साथ गठबंधन किए। ठीक है, फ्रांस के साथ गठबंधन किसने किया? काउंट काबूर ने, मन करवाए करके 1859 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया को हराकर। तो 1800 जो है 59 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया को हराया और उत्तरी इटली को, जो उत्तरी इटली है उस राज्य, उसके राज्यों को अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक है ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, जैसे इन्हें लाल कुर्ती दल का नायक कहा जाता है और गैरिबाल्डी ने अपनी सेना के साथ दक्षिणी इटली के विरुद्ध विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया और सिसिली तथा नेपल्स के राज्यों को जीतकर विक्टर इमानुएल द्वितीय को सौंप दिया। ठीक है, तो पॉइंट नंबर इसमें कोई ज्यादा बड़ा हमको दिख नहीं रहा है, इसको आप इतना कर जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहें तो इस प्रश्न का उत्तर यहीं पर यहां तक देकर आप छोड़ सकते हैं, यानी कि आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इटली के एकीकरण मिनिमम आपसे अगर हम बता सकते हैं तो 2 से 3 नंबर के प्रश्नों में पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 2 से 3 नंबर के। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए प्रश्न होते हैं। ठीक है, अगला, इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1861 में विक्टर इमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और इनके बाद 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध के बाद वेनेशिया और 1870 ईस्वी में रोम पर अधिकार के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ और इस तरह 1871 तक इटली एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में स्थापित हो गया। ठीक है, यहां से ये फाइनल हो गया। ठीक है, ये तो आप इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा, हाँ, ये सबसे अहम भूमिका निभाएगा आपके बोर्ड में। चलिए एक साथ हम उन महत्वपूर्ण तिथियों को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी, एकदम ध्यान रहिए। दूसरा, 1804 में नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता जो कि लागू की गई। नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता कब लागू की गई? 1804 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये सारा पॉइंट एकदम याद कर लिए, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला 1815 में वियना की संधि जो है, वियना की संधि हुई थी कब? 1815 ईस्वी में। देखिए सन याद रहेगा ना तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को अपने बना के लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एसएसटी की बात कर लें तो इसमें क्वेश्चन बना के लिखा जा सकता है, बस रिलेटेड होना चाहिए, मेन पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज मैं करवा रहा हूं। अगला 1821 में यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, और अगली पॉइंट यहाँ पर देख पाए 1830 में बेल्जियम की स्वतंत्रता और फ्रांस की जुलाई क्रांति। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट आई थी कब? बेल्जियम की स्वतंत्रता की 1830, ये सन याद रख लीजिएगा। अगला 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? 1832 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में यूरोप में क्रांतियों का वर्ष, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का गठन जो हुआ था वो 1848 ईस्वी में।
इटली का एकीकरण भैया देख लीजिए आपके समक्ष है 1859 से 1870, यानी कि 1859 से शुरू हुआ 1870 में समाप्त हो गया। जर्मनी का एकीकरण वो कब हुआ, तो 1866 से शुरू हुआ था और 1871 को समाप्त हुआ था, ये भी देख सकते हैं। प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध कब हुआ था, तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच 1966, अभी हम आपको बताए हैं। 1870 में फ्रांस के प्रसा के बीच युद्ध जो कि फ्रेंको प्रसियन युद्ध हुआ था। अगला देख पा रहे हैं 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ और कैसर विलियम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया, जो अभी हमने आपको डिस्कस किया। भाई जितना हम आपको बताए हैं वो पूरी चीजें यहाँ पर है, आप एक बार देख लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात कर लेते हैं तो 1905 ईस्वी में जो कि स्लाव राष्ट्र का मजबूत हुआ, यहाँ पर जो है 1905 ईस्वी में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फ्रांस का क्रांति, राष्ट्र का विकास, और यहाँ पर 1889 में तो आप जानते हैं फ्रांस की क्रांति शुरुआत हुई थी। इनमें पूर्ण राजशाही और समाप्त कर राष्ट्र राज्य की नींव रखी गई थी। देखिए ये इतनी पॉइंट से आप चाहें तो फ्रांस की क्रांति का उल्लेख कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। 1797 ईस्वी में नेपोलियन के इटली पर आक्रमण की और शुरुआत इन युद्धों से राष्ट्रवाद विचारों का प्रसार हुआ। अगला 1804 में नेपोलियन कोड जो कि नागरिक संहिता की स्थापना, इसने जर्मन पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये कब हुआ था, 1804 में। जो अभी हमने आपको एक श्रृंखलाएं आपको बता दी हैं, एकदम सेम समझ लीजिए, उसी में से पूरा का पूरा है। यूरोप में क्रांति का युग, ध्यान से ये भी देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा इसमें है। 1815 में वियना संधि हुआ था। नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय शक्ति जो कि ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने एक नई व्यवस्था स्थापित की, जिसका उद्देश्य नेपोलियन के समय के परिवर्तन को पलटना था। ठीक है, नेपोलियन का जो समय था उस समय को पलटना था, तो वो यूरोप की क्रांति का युग था। अगला है 1821 ईस्वी में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत, इसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग के राष्ट्रीयता की भावनाओं को प्रेरित किया। ठीक है, नेक्स्ट है 1830 ईस्वी में जो कि बेल्जियम नीदरलैंड से स्वतंत्रता हुई थी। ये आप इतना पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि जो है बेल्जियम नीदरलैंड की स्वतंत्रता कब हुई थी, तो 1830 ईस्वी में हुआ था। आगे देख पा रहे हैं कि फ्रांस में जुलाई क्रांति हुई, जिससे बुर्बोन राजवंश को उखाड़ फेंका और एक संवैधानिक स्वतंत्रता स्थापना की। तो वो सन आप याद करिएगा 1930 ईस्वी। ठीक है, ये सन को बस याद करिए, बाकी हम किसी अन्य के याद करने की नहीं कहेंगे। बाकी ये तो आप एक बार देखेंगे तो उसकी कब वो सन हुई थी, किस समय हुई थी, ये आप याद कर सकते हैं। 1848 में पूरे यूरोप की क्रांति हुई, जिन्हें किसान मजबूत छात्र विद्रोह के रूप में जानता था, और इन क्रांतियों के जर्मन और इटली के राष्ट्रीय राज्यों के विचार को बढ़ावा दिया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, यह अंतिम का हमारा रहने वाला है। हाँ, ये अंतिम रहने वाला है। और राष्ट्रवाद का निर्माण 1859 से 1870 में इटली का एकीकरण। अगर 70 चलिए अब आगे देख लें, यानी कि 1859 से 1870 में इटली का एकीकरण हुआ था। तो अभी हम बताएं 1866 में प्रसा ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिसने, ये तो देखिए सेम है, कोई इसमें अलग नहीं है। सेम इसलिए मैंने कह दिया क्योंकि ये सब आपको पहले हमने बता रखा है, एक बार आप लोग इसे देख लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होने वाला है। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप प्रॉपर अपनी तैयारी को डेली बेस पर करते हुए आगे बढ़िए। हाँ, यदि आपको किसी भी ऐसे टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में अवश्य दूंगा। ठीक है बच्चों, तो
चलते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।